हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जस्ट बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इंडिया प्लस हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका सेट 3 रहेगा। इससे पहले मैं सेट 2, 1 एंड 2 दोनों आपके सामने डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें हमने अब तक 150 प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए थे। ये स्पेशली आपके लिए है जो हरियाणा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आपका HSSC की, जो कि आपका एग्ज़ाम है CET का एग्ज़ाम है। अभी तो जून में कह रहे थे, बट अभी मे बी जुलाई तक भी हो सकता है। तो यानी होगा तो सही, अब नहीं तो कुछ महीने बाद होगा। तो उन सब के लिए इंडिया और हरियाणा जीके के ये जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं और पहले भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसको माइंड में बिल्कुल अच्छे सेट कीजिएगा। डिटेल में हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया था खिलाफत आंदोलन वाला। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं पानीपत का। तो देखो, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब और कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले आपको पता है पानीपत की कितनी लड़ाई हुई है, 3 आपकी लड़ाई हुई है। सबसे पहली जो लड़ाई हुई थी आपकी 1526 के अंदर हुई थी, ठीक है। दूसरी आपकी हुई थी 1556 में हुई थी, और तीसरी कब हुई थी आपकी 1761 के अंदर हुई थी। तो इसमें तीसरी लड़ाई के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो आपकी 14 जनवरी 1761 को काला अम्ब नामक स्थान पर की गई थी, ठीक है। ये सारी तीनों की तीनों लड़ाई विद डेट आपको याद करनी है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि मैकाले ने बयान दिया था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक शेल्फ भारत और अरब के देशी साहित्य के लायक था। यानी कि ये डेफिनेशन है, या फिर कंप्लीट जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बयान दिया गया था, किसने बयान दिया था? मैकाले ने दिया था। क्या बात कही थी? उसने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक शेल्फ भारत और अरब के सारे देश साहित्य के लायक था, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब इससे आगे है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्राचीन भारतीय सामाजिक ग्रंथों के शास्त्रीय प्राचीन साहित्य की जो व्याख्या है, संख्या है, पुरातात्विक विज्ञान से संबंधित जितने भी हमें प्राचीन भारत के जो भी हमें साहित्य वगैरह मिले हैं वो सारे के सारे हमारे पुरातात्विक जो विज्ञान है उससे संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दिव्यावदान में किस किस का उल्लेख किया गया? पूछ लेगा आपसे कि रोहतक का जो उल्लेख है वो कौन से ग्रंथ के अंदर किया गया है। तो दिव्यावदान के अंदर आपका रोहतक एंड अग्रोहा का दोनों का जो उल्लेख आपके दिव्यावदान नामक ग्रंथ के अंदर किया गया है, रोहतक का और अग्रोहा का, ठीक है। अग्रोहा को पता है महाराजा अग्रसेन जी की वहाँ एयरपोर्ट भी है एक आपका हिसार के अंदर है। ये आपका ग्रोह में बहुत बड़ा आपका मंदिर भी है ना, आपने देखा भी होगा ग्रोह का मंदिर। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के कहाँ मिलते हैं? आपके फतेहाबाद व हिसार से मिले। किसके? मौर्य काल के। वो तो फतेहाबाद और हिसार को किसने बसाया था? आपके फिरोज शाह जो तुगलक है उसने फतेहाबाद और हिसार को बसाया था। तो इसीलिए आपके मौर्य काल के जो स्तूप हैं अवशेष हैं वो हरियाणा के फतेहाबाद और हिसार से मिलते हैं आपके, ठीक है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार टोपरा अभिलेख से मिलता है। आपको पता है कि लास्ट में अशोक ने क्या किया था? कलिंग की जो लड़ाई हुई थी, कलिंग का युद्ध हुआ था, उड़ीसा का पुराना नाम था कलिंग, वहाँ जो युद्ध हुआ था 13वें शिलालेख के अंदर उसका जिक्र उसके बारे में बताया गया है। तो उस युद्ध के बाद उसने अपने आप को पूर्णतः बदल लिया था। तो बाद में उन्होंने अशोका ने बौद्ध धर्म भी मान लिया था, जिसके लिए आपको पता है ना कि उनकी जो बेटी और जो बेटा थे उनको श्रीलंका भी भेजा। संघमित्रा जो उनकी बेटी थी उनको क्या किया था? श्रीलंका भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो ऐसे ही हरियाणा के अंदर अशोक के प्रशासन के दौरान जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है कहाँ से, किस अभिलेख से पता चलता है? तो ये टोपरा अभिलेख से पता चलता है किस तरीके से अशोक ने हरियाणा के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया था। अब इससे आगे है, वायु पुराण के अनुसार हरियाणा का जो कैथल है भगवान हनुमान जी का स्थल है। इसको कैथल को हम कपिस्थल भी कहते हैं, है ना। यहाँ पर क्या था? आपका हनुमान जी का जन्म स्थान है वो कैथल को माना जाता है। ये हमें कहाँ से ये बात पता चली है कि कैथल के अंदर हनुमान जी का जन्म हुआ था? ये बात हमें वायु पुराण से पता चलती है। कहाँ? वायु पुराण से पता चलती है कि हनुमान जी का जो जन्म है आपका कैथल के अंदर हुआ था। कैथल को हम कपिस्थल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इससे आगे है सोनीपत। अब पूछा जाए जो 5 ग्राम है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से लेना चाहता था, मतलब 5 गांव दिए थे, कौन कौन से गांव थे? पता? सोनीपत है, पानीपत है, आपका बागपत है, तिलपत है आपका, और दिल्ली है, ठीक है। ये सारे के सारे 5 गांव थे। तो कौन सा उनमें से एक ऑप्शन दे दिया था? तो उनमें से कौन सा था? सोनीपत था, ठीक है। इनके पुराने नाम भी आपसे पूछ लेगा, जैसे इसका सोनप्रस्थ है, पानप्रस्थ है, दिल्ली का इंद्रप्रस्थ है, बागप्रस्थ है एंड तिलप्रस्थ है, इस तरीके से, ठीक है। इन सबके आपको पुराने नाम देखने हैं और कौन से 5 गाँव थे उन सबके आपको नाम याद करने हैं। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत में हरियाणा का तिलपत को किस नाम से जानते थे? अभी मैंने आपको बताया है, तिलपत को हम तिलप्रस्थ के नाम से जानते थे, ठीक है, महाभारत के टाइम में। महाभारत का दूसरा नाम क्या? आपका जैन संहिता जो है महाभारत का दूसरा नाम है, ठीक है। अब इससे आगे महाभारत के पौराणिक दंत कथाओं के अनुसार ब्रह्म सरोवर में दुर्योधन ने खुद को छुपाने का काम किया था। ब्रह्म सरोवर कहाँ है? आपका फटाफट कमेंट करके बताओ मुझे। और ब्रह्म सरोवर ही एक ऐसा जो चारों तरफ से क्या है? पक्की ईंटों से बना हुआ। किसका? पक्की ईंटों से क्या है? ब्रह्म सरोवर को बिल्कुल पक्का किया हुआ है। तो महाभारत के जो पौराणिक दंत कथाओं के अनुसार ब्रह्म
मानसरोवर में क्या था, दुर्योधन ने क्या था, युद्ध के टाइम में खुद को वहाँ पर छुपाया था। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी के अंदर तिगड़ाना गाँव है, वहाँ पर 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता का अवशेष मिला है। कहाँ मिला है? भिवानी के अंदर। भिवानी के अंदर कहाँ है? आपका तिगड़ाना गाँव के अंदर है। कितनी पुरानी? 5000 साल पुरानी जो है आपका हड़प्पा जो स्थल है वो मिला है। ठीक है, और अभी हाल ही में आपको पता ना राखीगढ़ी के अंदर क्या मिला है, राखीगढ़ी के अंदर जो औरत है उनके कंकाल मिले हैं और उनके साथ में ही उनके जो सिर की तरफ क्या है, उनके साथ में क्या बर्तन भी दफनाए गए थे, उनके भी अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये सारा अभी राखीगढ़ी से हाल ही में मिला है। राखीगढ़ी बताइएगा कहाँ है आपका। अब इससे आगे है हरियाणा के भगवानपुर स्थान पर उत्तरार्ध हड़प्पा युग को चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के बीच में परस्पर संबंध होने का प्रमाण मिला है। किन किन के बीच में मिला है? हरियाणा का भगवानपुर स्थान है। ठीक है, कहाँ है ये आपका? हड़प्पा युग का। इससे आगे चित्रित धूसर मृदभांड है, इन दोनों के बीच में क्या है? संबंध होने का पता चला है। अब इससे आगे है दुग्ध सहकारी के कार्यान्वयन में गुजरात राज्य ने सफलता हासिल की है। दुग्ध सहकारी के लिए यानी अच्छे तरीके से उनका पूर्ण रूप से सुचारू काम करने के लिए गुजरात राज्य के ने सफलता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की चर्चा करने वाले दादा भाई नौरोजी थे। आपको पता है सबसे पहले गरीबी रेखा के बारे में जो आकलन किया था, जो उन्होंने बताया था, आपका धन निष्कासन जो प्रणाली है उसके बारे में बताया था, सबसे पहले आपको दादा भाई नौरोजी ने ही बताया था। और पता है आपको तो सबसे पहले जैसा होता है कांग्रेस की जो स्थापना है 28 दिसंबर 1885 की गई थी, उससे पहले उसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ उसका नाम रखा गया था। लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के कहने पर ही उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी ने किया था 1886 के अंदर आप क्या की थी? कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और इससे पहले उन्होंने गरीबी रेखा के बारे में चर्चा करने वाले आपके पहले जो स्वतंत्रता पूर्व कौन थे? आपके दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, धन निष्कासन जो प्रणाली है इन्हीं के द्वारा दी गई थी। अब इससे आगे है इटली पेट्रार्क को लोकप्रिय रूप से मानवतावाद का जनक कहा जाता है। किसको? इटली पेट्रार्क को। किसका? मानवतावाद का जो जनक है, आपको जैसे हम पढ़ते हैं बायोलॉजी का जनक है, आपका ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, ऐसे ही आपका मानवतावाद का जनक है वो इटली पेट्रार्क को दे देता है। किसका? इटली पेट्रार्क को। अब इससे आगे चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है आपकी? देखो तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है आपकी हिसार के अंदर। हाल ही में आपकी GJU एंड आपकी कौन सी एक और यूनिवर्सिटी है आपकी, उन दोनों के जो हिसार के अंदर हैं आपके GJU है एंड माइंड स्लिप होगा मुझे। GJU यूनिवर्सिटी जो है इसके हाल ही में अध्यक्ष बने हैं कौन? BR कंबोज बने। और दूसरी एक और यूनिवर्सिटी थी, नाम याद नहीं रहा, उसको उनका अतिरिक्त भार भी इनको दिया गया है। ठीक है, जो BR कंबोज है हाल ही में 2 यूनिवर्सिटी हैं हिसार के अंदर, उनके क्या हैं? कुलपति हैं ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। ठीक है, अब इससे आगे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन जो बोनापार्ट ने 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। पूछेगा आपको कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कब फ्रांस को स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था? कब की बात है आपके? 1804 की बात है। ठीक है, उस टाइम में ऐसा हुआ था। अब इससे आगे 1805 में ब्रिटिश काल में हरियाणा को 2 भागों में विभाजित किया गया था। कौन सा? छोटा और बड़ा। छोटे भाग को निर्दिष्ट कहा जाता है। कब की बात है? 1805 की बात है। अब इससे आगे राजा अजीत सिंह, जो राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण हरियाणा को लाडवा रियासत का विलय किया था। कैसे याद करेंगे कि लाड में क्या हुआ? जब हम जीत गए तो लाड में क्या हुआ? उसका नाम अजीत रख दिया गया। ठीक है, तो राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण ही हरियाणा के लाडवा रियासत का क्या हुआ था? विलय हुआ था। विलय होता है मतलब उन दोनों को मिला देना। ठीक है, जैसे हैदराबाद रियासत का हमने विलय किया था, कब किया था? 1948 में किया था, ऑपरेशन पोलो के तहत किया था। ठीक है, इस तरीके से। जैसे जम्मू कश्मीर का भी पता आपको आर्टिकल 370 हटाया गया था। ठीक है, 3 चीज़ें थी, एक आपका जम्मू कश्मीर था, एक आपका हैदराबाद था और एक आपका था आपका जम्मू कश्मीर है, हैदराबाद है और एक और था आपका। ठीक है, तो जो ये है आपका, इसको हैदराबाद को 1948 को विलय किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन पोलो के तहत एक जूनागढ़ रियासत थी आपकी। ठीक है, उसको भी आपका क्या किया था? विलय किया गया था। अब इससे आगे 1833 में ब्रिटिश काल ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया गया है। कहाँ किया है आपका? जिसका मुख्यालय आगरा में रहेगा। कब की बात है? 1833 में ब्रिटिश ने क्या किया था? हरियाणा से संबंधित उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ के? आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1849 में सिखों के घर के बाद वर्तमान हरियाणा को अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया गया था। ठीक है, किसके? 1849 के बाद क्या हुआ था? हरियाणा को अंग्रेजों ने क्या किया था? हड़प लिया गया था। ठीक है, वैसे पूछा जाए तो कब अंग्रेजों के अधीन आ गया था? 1810 की बात है, उस टाइम में ये आ गया था हरियाणा हमारा। ब्रिटिश उपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा को पंजाब प्रांत हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया था। कब? क्योंकि पहले हम कहते हैं पंजाब और हरियाणा एक ही होता था, हम तो अलग हुए हैं 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, तो इस तरीके से बात आपको याद रखनी है। 1824 की बात है। 1824 में क्या हुआ था भाई? किसान विद्रोह हुआ था। उसका नेतृत्व किसने किया था? सूरजमल ने। ये बात आपको याद रखनी है। कब की बात है? 1824 की। किसान विद्रोह हुआ था, जिसके नेतृत्व किसने किया था? आपका सूरजमल ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह हुआ था, जिस टाइम में हरियाणा के अंबाला कैंट में हुआ था। देखो इंडिया का तो हम पढ़ते हैं, लेकिन जब हम हरियाणा के एग्जाम की तैयारी करें तो हरियाणा के पर्सपेक्टिव से
जितने भी इंपॉर्टेंट सब पे भी आपको नजर डालनी पड़ेगी। तो ब्रिटिश सरकार के विद्रोह 1857 का विद्रोह हम सब ने पढ़ा है ना आपको। इसी से हमें हरियाणा से रिलेट करना पड़ेगा कि हरियाणा में सबसे पहले कहाँ हुआ था आपका, अम्बाला कैंट से हुआ था। कहाँ था अब वो अम्बाला कैंट से। आपको पता है कि हरियाणा के अंदर से आपके 10 अप्रैल 1919 को सबसे पहले जो आपकी गांधी जी की गिरफ्तारी है वो यहीं से हुई थी, 10 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अब इससे आगे है जींद नाभा पटियाला रियासत ने किया था 1857 के विद्रोह में किया गया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। किसका? क्योंकि इनके जो जमींदार थे ना इनके जींद नाभा पटियाला रियासत, तो वो क्या करते थे, अंग्रेजों का साथ देते। तो इस वजह से क्या अंग्रेजों के खिलाफ नहीं गए 1857 के विद्रोह में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगेंस्ट तो हर कोई था, पूरे इंडिया इनके अगेंस्ट था, बट कुछ लोग थे जो इनके साथ दे रहे थे, वो थे जींद नाभा पटियाला रियासत के। कब? 1857 की बात है आपकी, जो 1857 में विद्रोह हुआ था उस टाइम अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया था। 1857 की क्रांति में हरियाणा के हिसार, रोहतक, अम्बाला, फरीदाबाद आदि जिलों में क्या था, इन्होंने योगदान दिया 1857 की क्रांति में हरियाणा से। अब इससे आगे बल्लभगढ़ के अंतिम राजा कौन थे? राजा नाहर सिंह थे, जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गए थे। कौन? राजा नाहर सिंह थे। आपको पता है ना, बाद में इनको मांडले जेल के अंदर भेज दिया गया था। ठीक है, तो बल्लभगढ़ में जो अंतिम राजा थे वो आपके 1857 में क्या थे, शहीद हो गए थे। ठीक है, अब इससे आगे है आपका स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा में सबसे अधिक जो स्थल आप गुजरात, पंजाब, हरियाणा से मिले। गुजरात के अंदर कौन सा आपका? धोलावीरा। कौन है आपका? धोलावीरा। हाल ही में क्या किया गया, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इंक्लूड कर लिया गया है धोलावीरा। हरियाणा के अंदर पूछा जाए, सेकंड नंबर पूछा जाए हरियाणा के अंदर राखीगढ़ी है आपका। फर्स्ट नंबर पूछा जाए तो धोलावीरा है, जो कि आपका गुजरात के अंदर है। और पूछा जाएगा ऐसा पहला बंदरगाह आपको बताना है जो आपका सिंधु सभ्यता में पता चला है पहला बंदरगाह, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था आपका? लोथल। लोथल भी कहाँ पे? गुजरात के अंदर है। क्या है आपका? लोथल का यहाँ पे गुजरात के अंदर है। ठीक है, मन के बनाने का कारखाना कहाँ मिला? चंद हुदड़ों से मिला है। मृत को कटेला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो कहते हैं। पता ना आपको? एक बड़ा शानदार नगारा भी मिला था वहाँ पर, एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली थी। तो ये सारी बातें आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सारी की सारी बातें आपको पढ़नी है। ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था इस तरीके से आपका सिंधु घाटी सभ्यता का? मांडा था। और दक्षिणी कौन सा था आपका? दैमाबाद था। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद है। सुतकांगोडोर था। ठीक है, ये सब आप बातें याद रखना। अब इस आगे स्वतंत्रता के बाद ये हम पढ़ चुके हैं। इस आगे नौरंगाबाद किला कहाँ है आपका? भिवानी के अंदर है। मृदभांड कहाँ मिले हैं आपके? रोहतक। मृदभांड जो है कहाँ के प्रसिद्ध हैं आपके? रोहतक के प्रसिद्ध। अब इससे आगे देखिएगा, भारत के त्रिकोमली पोर्ट के विकास के लिए श्रीलंका के साथ सत्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। देखो, भारत में जो त्रिकोमली पोर्ट के विकास के लिए श्रीलंका के साथ क्या किया गया? समझौता किया है इंडिया ने। इसे नेक्स्ट है भारतीय जो संविधान का अनुच्छेद आपको 35 से बताना है। 35 से किससे संबंधित? आपको जम्मू कश्मीर से संबंधित। और वैसे आपका आर्टिकल कौन सा? 370 है आपका। ठीक है, और वैसे आर्टिकल पूछा तो 35A आपका। एंड ट्विस्टेड एंड पुष्पदल विन्यास कपास के पौधे में देखा जाता है आपका। सर टॉमस रो किसके दरबार में आए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, जो सर टॉमस रो किसके दरबार में आए थे? ये जहांगीर के दरबार में आए थे। कब आए थे? 1615 में आए थे। सबसे पहले इन्होंने ही, जहांगीर इनसे प्रश्न हो गया था, इस वजह से इन्होंने ही फैक्ट्री लगाने के लिए जो इन्होंने किया था, अपने जो किले वगैरह हैं वो दिए थे और इन्होंने परमिशन दी थी। ठीक है, अब इससे आगे हरित क्रांति का जनक। देखो, जो हरित क्रांति का जनक है पूरे वर्ल्ड के अंदर नॉर्मल बोर लोग हैं, इंडिया के अंदर आपका MS स्वामीनाथन है। तो यही बात आपको याद रखनी है। हरित क्रांति का प्रथम चरण 1950-60 के बीच में आया था। इसका जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। पूरे वर्ल्ड में कौन है आपका? नॉर्मन बोरलॉग है। अब इससे आलमगीर मुगल शासक द्वारा हरियाणा का कुरुक्षेत्र मराठों को दे दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, 1739 में आपका करनाल का युद्ध था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हरियाणा के एग्जाम पूछा गया था। 1739 में आपका करनाल का युद्ध हुआ था। भारत के मुगल शासक किसमें? मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में। किसे? जो नादिर शाह वही है जो आपका क्या था, मयूर सिंहासन उठाकर ले गया था। तो किसके बीच में आपकी लड़ाई हुई थी? करनाल का युद्ध आपका 1739 में हुआ था, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में हुआ था। अब इससे आगे 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर महादजी सिंधिया का शासन था। कब की बात? 1789 से 94 के बीच में किसका शासन था? महादजी सिंधिया का। अब इससे आगे 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा को किसने हड़प लिया था? सिखों की हार हो गई तो हरियाणा कौन हड़पेगा? एक ही थे जो वेट में बैठे थे, कौन? अंग्रेज थे। ठीक है, इससे आगे देखिएगा, हरियाणा में सबसे पहले जो व्यक्तिगत सावलिया मेव ने औरंगजेब की व्यवस्था पर आपका जो है बिगाड़ा, उसकी जो है शाही सेना तक को लूटा था। ठीक है, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पे आप ध्यान दीजिएगा, लाइक आपका करनाल का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेवाड़ी का जो राव बाल किशन शासक है वो करनाल के युद्ध में मुगल शासक मोहम्मद शाह की तरफ से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई। यानी किसकी तरफ से लड़े थे? मोहम्मद शाह की तरफ से। और क्या नाम था उनका? था राव बाल किशन जो है उनका नाम था। अब इससे आगे बाबा बंदा सिंह बहादुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सीरी खाड़ा को अपना सैनिक मुख्यालय बनाया था। किसको बनाया था? सीरी खाड़ा को क्या किया था इन्होंने? अपना सैनिक मुख्यालय बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बनाया था। इससे आगे जॉर्ज थॉमस ने 1794 में हरियाणा के बहादुरगढ़ क्षेत्र को लूटा था। आपको याद रखना है, जो जॉर्ज थॉमस उन्होंने क्या किया था? आपके हरियाणा के जो बहादुरगढ़ क्षेत्र है उसको लूट लिया था। कब की बात है? 1794 की बात है। ठीक है, अब इसे आगे देखिएगा, पंडित दीनदयाल शर्मा ने झज्जर में रिफाई आम सोसाइटी का गठन किया था। किसने किया था? पंडित दीनदयाल शर्मा ने। कहाँ किया था? झज्जर में रिफाई आम सोसाइटी का नाम गठन किया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते। किसमें? रिफाई आम में। अब इससे आगे हरियाणा में पहला आर्य जो समाज है वो आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? पूछ लेगा। हरियाणा का पहला जो आर्य समाज है गुरुकुल कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब इससे आगे क्वेश्चन बनता है आपका, मैं बताती हूँ, मेरे माइंड में आ गया।
कि सबसे पहली जो गौशाला है, सबसे पहले जो गौशाला है वो कहाँ खोली गई थी? वो आपकी रेवाड़ी में खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी? रेवाड़ी में। लेकिन एक बात याद रखना कि सबसे कम गौशाला कहाँ है? वो भी आपकी रेवाड़ी के अंदर ही है। सबसे पहली गौशाला खोली गई रेवाड़ी में, सबसे कम भी कहाँ है? आपकी रेवाड़ी में। ठीक है, ये सारी बातें आप याद रखना। अब इससे अगला क्वेश्चन पढ़ाया था आपको कि हरियाणा में पहला आर्य समाज गुरुकुल कहाँ खोला गया? कुरुक्षेत्र में खोला गया था। इससे आगे हड़प्पा सभ्यता खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कहाँ से मिला? कुनाल क्षेत्र से हमें राजा का मुकुट मिला है। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र जो है हिसार से खोजा गया है। बनावली कहाँ है? आपके फतेहाबाद में। ठीक है, राखीगढ़ी हिसार में, बनावली फतेहाबाद में। पूर्वी डोमेन मिथ्याथल को कहा जाता है। पूर्वी डोमेन किसको कहा जाता है? मिथ्याथल को कहा जाता है। अब इसे आगे वैदिक के अंदर जो दृष्टि नदी के दाहिने किनारे पर ही क्या आपके राखीगढ़ी पुरातत्व स्थल है? कहाँ है? दृष्टि नदी के दाहिने तट पर ही क्या आपका राखीगढ़ी पुरातत्व स्थल है। अब इसे आगे बनावली की खोज किसने की थी? आर.एस. बिष्ट ने। क्या की थी? आपकी बनावली खोज की थी आर.एस. बिष्ट ने। बताइएगा मुझे कमेंट करके। सूरज भान ने किसकी खोज की थी? ठीक है, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। फरमाना स्थित जो प्राचीन स्थल है वो रोहतक के अंदर, क्या नाम है? फरमाना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना फलाना फलाना वहाँ रहता है, रोहतक रहता है ना, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। फरमाना जो स्थित प्राचीन स्थल है वो रोहतक के अंदर है। नौरंगाबाद मिथ्याथल स्थल जो है पूर्व हड़प्पा संस्कृति के साक्षी हैं। आपके कौन? नौरंगाबाद और मिथ्याथल। राखीगढ़ी खुदाई किसने की थी? देखो मैंने भी आपसे पूछा। ठीक है, और डॉक्टर सूरज भान ने किसी खोज की थी? आपकी जो खुदाई की थी वो राखीगढ़ी ने की थी। किसी की थी? राखीगढ़ी की थी। राखीगढ़ी और मिथ्याथल दोनों की जो खुदाई है डॉक्टर सूरज भान ने की थी, और जो बनावली की आर.एस. बिष्ट ने की है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप एग्जाम में जाने से पहले इसके बारे में हरियाणा के साथ रिलेट करके आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अब इससे आगे कि मैं आपको इतनी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ कि आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर पढ़ी होंगी, थ्योरी में पढ़ी होंगी। मेरा ये मेन करवाने का पर्पस है कि क्या आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्या आपको पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी, सिर्फ उस चीज़ पे आप फोकस कीजिएगा। ये नहीं कि मैं आपको फटाफट पढ़ा रही हूँ तो आप ये सोचो मैं सिर्फ आपके रिवीजन के पर्पस से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप ये चीज़ बहुत बार बुक्स में है, यूट्यूब की वीडियोज़ में बहुत बार आप डिटेल में आप पढ़ चुके हो हर टॉपिक को। ये करवाने का मतलब है कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनते, किस टॉपिक से बनते, उस चीज़ पर आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं फटाफट से आपको जहाँ मुझे ट्रिक की जरूरत पड़ेगी आपको ट्रिक भी बता रही हूँ, साथ ही साथ हम फटाफट इसको रीड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने बताया ना आपको सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप याद रखिएगा। पुराने जो हैं, जो शहर का नाम देगा पुराने नाम पूछ लेगा आपको, वो भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इससे आगे भारत की सर्वप्रथम जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए अखिल भारतीय हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। एल्डर करके, जैसे कहते हैं एल्डर करके 145 क्या है उसका नाम है, मतलब डायल कर सकते हैं उसमें। राजकोषीय समेकन जो सरकार, इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसको आपको ज़रूरत नहीं है। अब इससे आगे देखिएगा। अब इससे आगे अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था। अल फायदा पर हमले के लिए 12 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन एंड्यूरेंस फ्रीडम। ठीक है, अफगानिस्तान में तालिबान में जो चल रहा था उसका नाम रखा गया था। ठीक है, इसको छोड़ देगा। अब एक बात याद रखनी है, अभी अब पता रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था, उसमें क्या था, हमारे भारत के जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन नाम दिया? देखो 2 ऑपरेशन थे आपके, एक ऑपरेशन देवी शक्ति, एक ऑपरेशन गंगा है। तो ऑपरेशन जो देवी शक्ति है वो तो था आपके अफगानिस्तान से भारतीयों को फंसे निकालने के लिए। ऑपरेशन जो गंगा है वो आपका यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए रखा गया था। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसे आगे भारत में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी, किस टाइप की बेरोजगारी? वो तो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, लेकिन वैसे बोले तो एजुकेशन मतलब एजुकेटेड बेरोजगारी है। आज के टाइम में इतने पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा बेरोजगार, जो कम पढ़े लिखे वो तो यहाँ जॉब करें, जो ज़्यादा पढ़े लिखे वो अपने स्टैंडर्ड की जॉब ढूंढेंगे, उससे कम की वो करने को तैयार नहीं, ज़्यादा उनको मिलने वाले नहीं है, तो इससे कि ज़्यादा बेरोजगारी है। लेकिन अगर वैसे पूछा जाए तो आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ठीक है, अब इससे आगे डाक पे, जो डाक विभाग और इंडिया पोस्ट बैंक दोनों के द्वारा शुरू किया गया था, क्या एक नई पहल थी उनकी? डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन। क्या था? डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन। अब एक क्वेश्चन बनता है आपका, सबसे पहले यूपीआई अपनाने वाला कौन सा देश है? मुझे फटाफट से बताइएगा, सबसे पहले यूपीआई अपनाने वाला कौन सा देश है? 2 ऑप्शन आपके सामने, नेपाल एंड भूटान। बताइए कौन सा सबसे पहले यूपीआई अपनाने वाला भारत की तरह कौन देश है? ठीक है, अब इससे आगे था एक कि किसने अपनी करेंसी को क्या किया था, जैसे कहता है ना बिटकॉइन जो है, आपको पता है कि बजट में बात कही गई थी कि बिटकॉइन के ऊपर कितना टैक्स लिया जाएगा, 30% टैक्स लिया जाएगा लेन देन करने पर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ पर बिटकॉइन को लीगल कर दिया गया, ये बात आप मुझे कमेंट करके बताएं, कहाँ पर बिटकॉइन को लीगल कर दिया गया है। ठीक है, कोई कंट्री का मुझे नाम बताएगा। और बिटकॉइन है वो उसके निर्माता कौन है? सातोशी नाकामोतो, जिन्होंने क्या किया था, बिटकॉइन को जो है बनाया था, या फिर डिजिटल करेंसी है। ठीक है, बिटकॉइन को किसने बनाया? सातोशी नाकामोतो ने बनाया था, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? आपके जापान के रहने वाले हैं। ठीक है, अब इससे आगे हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार समुद्र के पानी गर्म होने के कारण पृथ्वी के चक्कर में गिरावट आई है। तो यह अध्ययन जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित हुआ था, किस तरह के समुद्र का पानी गर्म होने पर पृथ्वी के चमक में गिरावट आई है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ भी बात आपकी आरबीआई की आती है मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, आरबीआई के बारे में कि वो आपके क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ आपको बताती हूँ। देखो
अब देखो आप, सबसे पहले मैं लिखती हूँ आपके सामने आरबीआई। आरबीआई का क्या मतलब है? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। सबसे पहले इसका अधिनियम कौन सा आया था? आपको 1934 का अधिनियम आया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपका 1949 के अंदर इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद 1969 के अंदर क्या था? आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। ये सारी बात हो गई। इसका जो ये आयोग था कौन सा? यंग हिल्टन आयोग की जो सिफारिश पर क्या है आपकी, जो मैं बोलने से ज़्यादा मैं लिखने से ज़्यादा मैं बोल, उस पर ध्यान दीजिएगा। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर क्या आया था? आपका आरबीआई आया था, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अभी हाल ही में आरबीआई के अध्यक्ष कौन है आपके? जो शक्तिकांत दास हैं वो क्या है आपके आरबीआई के अध्यक्ष हैं। इससे पहले कौन थे आपके? इससे पहले कौन थे आप फटाफट बताना मुझे। और एक उर्जित पटेल जो हैं वो आपके आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। और उनकी जो एक बुक थी उनकी बुक थी ड्राफ्ट पता नहीं चेकआउट, इस टाइप से कुछ आपकी बुक थी, मैं उसको स्लिप कर गई, ठीक है। अब याद रखना कि उर्जित पटेल के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, आप उसको सर्च करके जरूर याद करना, ठीक है। हाल ही में कौन इसके अध्यक्ष हैं? शक्तिकांत जो दास हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। आपको पता है 2 पॉलिसी जारी करता है, 2 तरह की, आपने इकोनॉमिक्स में हमेशा पढ़ते हो। रेपो रेट होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है। रेपो रेट के अंदर क्या होता है? आरबीआई क्या करता है? बैंकों को लोन देता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? आपका जो आरबीआई है वो बैंकों से लोन लेता है। तो रेपो रेट हमेशा क्या होती है? हाई होते हुए। जब रिवर्स रेपो रेट में जब आरबीआई बैंक से लोन लेगा तो हमेशा क्या कर देगा? जो इसकी रेपो रेट है वो कम रखेगा, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा वो देख लेते हैं हम। जस्ट वेट। देखो, अब भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी, ठीक है। ये कहाँ है आपके? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता के अंदर है। हाल ही में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? मुंबई के अंदर है। कहाँ है आपका? मुंबई के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। और ये बात बस इतना ही बात है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब इससे आगे भारत में प्रति इकाई क्षेत्र में औसत जो वार्षिक मछली उत्पादन में हरियाणा के राज्य में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। यानी मछली उत्पादन, देखो हमारे जो हरियाणा की कोई भी बाउंड्री नहीं लगती है किसी भी समुद्र के साथ, फिर भी हम मछली उत्पादन में 2nd नंबर पर हैं, ठीक है। अब इससे आगे है आपका एक और बात बताना, एक डोबर नाम से है, ये मछली बैंक है आपका। ये आपको पता है गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर जो स्ट्रीम है आपके नॉर्थ अमेरिका की तरफ है, आपके गल्फ स्ट्रीम एंड लैब्राडोर दोनों की धारा के मिलने से वहाँ पर डोबर का निर्माण होता है, जहाँ पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में मछलियों का उत्पादन होता है, ठीक है। 2 बात आपको याद है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म जलधारा है। लैब्राडोर क्या है? ठंडी जलधारा है। गर्म और ठंडी दोनों जलधाराओं के मिलने से आपका मछली जो बैंक है उसका बहुत ज़्यादा निर्माण होता है, सबसे पूरे वर्ल्ड के अंदर वहीं होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं जो मेरे माइंड में अभी है, ठीक है। वो इंडिया जी से रिलेट करेंगे हम उसको। एक आपको पूछा जाएगा रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है और कहाँ है ये? रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है और कहाँ है? ये आपका रिंग ऑफ फायर है आपका प्रशांत महासागर की तरफ है, पूछा जाएगा। क्योंकि इसमें क्या बहुत सारा ज्वालामुखी होता है। जैसे हम इसको अंतरिक्ष देखते हैं तो ऐसे लगता है किसी तरीके से पृथ्वी को चारों तरफ से ऐसे आग के छोटे छोटे गोले दिखेंगे, तो लगता है रिंग, छोटी छोटी रिंग सी दिखेंगी कि फायर की जलती हुई रिंग है। तो रिंग ऑफ फायर कहाँ पे? प्रशांत महासागर के अंदर है, ठीक है। इससे आगे आपसे पूछा जाएगा कि जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका कैस्पियन सी है ना आपका, मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस करो। जो कैस्पियन सी है आपके कितने कंट्री के साथ सीमा बनाता है? आपके 5 कंट्री के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है, ठीक है। और फिर से आगे पूछा जाएगा आपका जो आपके कितने टोटल अकॉर्डिंग उसके बाद लेंथ वाइज क्षेत्रफल के अनुसार से आप कितने जो है महासागर, आपके 5 महासागर। कैसे याद करोगे आप इन 5 महासागरों को? पैसा से याद करोगे। कैसे याद करोगे? पैसा से याद करोगे, ठीक है। हो जाएगा आपको। पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, सदर्न ओशन है और आर्कटिक ओशन, ठीक है। लोकेशन सारी मैं आपको बता चुकी हूँ। कितने कॉन्टिनेंट है आपके? 7 कॉन्टिनेंट है आपके। नंबर 1 पर जो सबसे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा एशिया है, क्योंकि इसके अंदर आपका जनसंख्या में पूछा जाए, जनसंख्या में 2 सबसे बड़े जो कंट्री हैं वो भी एशिया में आते हैं, आपका चीन है, आपका इंडिया है, ठीक है। नंबर 1 पर क्षेत्रफल के हिसाब से आपका एशिया है, छोटा कौन सा आपका? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अगर डेंसिटी वाइज पूछा जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज पूछा जाए तो नंबर 1 पर आपका यूरोप है, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं आपको याद रखनी है। अब इससे आगे देखिएगा, फटाफट से हम ये पेज कंप्लीट करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इससे केरल में मानसून की जो वर्षा होती है उसको मैंगो शावर कहते हैं। आपको पता नहीं? देखो मैं आपके सामने इस तरीके से मैप बना देती हूँ, ठीक है। जो आपकी मेडागास्कर से हवाएं उठती हुई इस तरीके से आती हैं, आपकी दक्षिणी पश्चिम की तरफ आएंगी, लेकिन थोड़ी सी क्या आपकी उत्तर पूर्व की तरफ ही मुड़ जाते हैं। दक्षिणी पश्चिम में क्या आएंगी? सिर्फ वर्षा करेंगी, आपकी पश्चिमी घाट की तरफ वर्षा करेंगी, ठीक है। मैं ऐसे बनाती हूँ, देखो मैप थोड़ा सा ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। ये इंडिया का मैप है, ठीक है। अब इसमें दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है इस तरीके से जो आपका पश्चिमी घाट है इसके ऊपर क्या करेंगे? बहुत ऐसे वर्षा करेंगे। कुछ जो हवाएं हैं ऐसे इस तरफ चली जाती है, जो उत्तर पूर्वी की तरफ जाएंगी वो यहाँ इस तरफ जाकर नॉर्थ ईस्ट में और यहाँ आकर आपकी वर्षा करेंगी। यहीं से आपका पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है जो आता है। लेकिन जो लौटता हुआ मानसून जो है वो कहाँ बारिश करेगा? लौटता हुआ मानसून आपके कोरोमंडल तट पर, जो आपकी तमिलनाडु है, कोरोमंडल तट पर बारिश करेगा। लेकिन जो आपका केरल के अंदर जो वर्षा होती है उसको मैंगो शावर, अलग अलग जगह से अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो केरल के अंदर जो मानसून वर्षा
होती है उसे मैंगो शावर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 के अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता हुई थी, ठीक है। इससे आगे यमुनानगर के समीप बूढ़िया नामक जगह है, प्राचीन कस्बे का संबंध अकबर कालीन या फिर जो बीरबल, प्रसिद्ध बीरबल का नाम क्या था आपको पता ना? महेश दास, ठीक है। जोधा अकबर आपने सीरियल देखा होगा, उसके अंदर सारी बातें कही जाती हैं। तो यमुनानगर के समीप है आपका बूढ़िया नामक प्राचीन स्थल है, वहीं पर आपका अकबर कालीन जो बीरबल है प्रसिद्ध व्यक्ति से माना जाता है कि वो वहीं का निवासी था। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके इंडिया प्लस हरियाणा जीके थे, क्योंकि इन सब इंडिया जीके को मैंने आपको हरियाणा से रिलेट करके बताई। सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन। और एक बात और जरूर कहूँगी, योजनाएं जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, मैंने चेकआउट किया था। बीपीएससी के एग्जाम में आप एक बार जरूर देखना, जो मैंने नोटिस किया कि उसके अंदर आधुनिक भारत पूछा गया है, जो हिस्ट्री के अंदर है गांधीवादी युग से क्वेश्चन पूछे गए ना। तो मेरे को एक भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन मिला उसमें, ठीक है। इकोनॉमिक्स के थे एक आधे क्वेश्चन, पॉलिटी के भी थे, लेकिन हिस्ट्री के अंदर आप ना तो आपका मिडिवल था ना आपका जो प्राचीन था ना वो था, सिर्फ एक ही आपका था। कौन सा? वो था आपका गांधीवादी युग, है ना। तो कहने का मतलब है आप इस तरीके से पढ़ोगे, कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाए, कहीं से भी आ जाए, आपकी नहीं छूटनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ, एक तो बात याद रखना, योजनाएं पढ़ के जाना। कोई भी आपका एग्जाम हो, सेंट्रल का या हरियाणा का, योजनाएं पढ़ के जाना। साथ ही साथ आप पर्यावरण से संबंधित जितने एक्ट हैं उनको पढ़ के जाना। गांधीवादी युग तो आप टिप्स पे कर लो, सो गांधीवादी युग तो आप टिप्स पे कर लो। और पॉलिटी में आप अमेंडमेंट, जिसे संविधान संशोधन कहते हैं, वो हैं, ठीक है। और ये सारे जो मेन आर्टिकल्स हैं इन सबको पढ़ के जाना, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर मैं आपको पढ़ाई रही हूँ, सारा इंपॉर्टेंट है आपके सामने। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरीके से और वीडियोस मैं आपके सामने लाती रहूँगी। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।